सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगावस्थितं दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जवम्। श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा को स्मरण करते हुए आज हम लोग ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जो कभी हमें मार्गदर्शन दिखाता है, कभी उसके विषय में कुछ ऐसा लोग बताते हैं कि ये लोगों को आक्रमणीयता की तरफ जाता है। कुछ लोग कहते हैं ये विज्ञान है, कुछ लोग कहते हैं अंधविश्वास है, कुछ ऐसा कहते हैं कि ये सिर्फ एक भ्रम फैलाने वाली विद्या है। तो हम पहले इस पर ही चर्चा करते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं ज्योतिष। ज्योतिष वेदानाम चक्षु। ज्योतिष को वेदों की आंख या नेत्र कहा गया है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये भ्रम है। तो आप पहले यही शुरू करते हैं, क्या ये भ्रम है या विज्ञान है। तो जो प्रमाण के साथ हम कह सकें वही विज्ञान है, बाकी सब काल्पनिक है। यही तो साइंस का नियम है। अब हम लोग श्री गणेश यहाँ से करते हैं कि ज्योतिष में हमें प्रत्यक्ष में क्या दिखाई देता है। सबसे पहले हमारे पास दो ऐसे ज्योतिष के ग्रह हैं जो हमने प्रत्यक्ष में खुली आंखों से दिखाई देती है। वो क्या है? सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्र हमारे पास ऐसे दो ग्रह हैं जो हमें प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई देती है। अब हम इन्हीं से श्री गणेश करते हैं कि भाई ज्योतिष है कि नहीं है। ये विज्ञान भी मानता है सूर्य चंद्रमा को, और जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। प्लैनेट्स हैं जिनकी पोजीशन मंगल बुध शुक्र जो और भी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष हमें आंखों से दिखाई देता है कि भाई सुबह सूर्योदय होता है, हमारी दिनचर्या चालू होती है, हमें ताप मिलता है, प्रकाश मिलता है। रात्रि में धीरे धीरे चंद्रमा होता है जिस उदित होता है, जो हमारी दिनचर्या को अलग व्यवस्थित करता है। ये बात विज्ञान भी मानता है, सामान्य ज्ञान भी हम जानते हैं, और ज्योतिष भी मानता है। हम एक कॉमन विषय लेते हैं। इन सूर्य और चंद्रमा के द्वारा जब हमारा दिन व्यवस्थित होता है और हम इसके रूटीन से चलते हैं तो अधिक से अधिक काम और अधिक से अधिक ऊर्जा होती है। अब हम क्या बाकी नवग्रहों के बारे में जान सकते हैं? तो पहले हम जानते हैं कि नवग्रह बने ही कैसे। ज्योतिष और खगोल में संबंध क्या है? सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। उस बिग बैंग थ्योरी कैसी है? एक बड़ा सा एक गोला था जो तब था, अभी हम उसको सूर्य का नाम नहीं दे रहे हैं। एक तारा, ये तारा था एक। इस तारे के पास से एक अन्य तारा गुजरा, यहां से होता हुआ ये गुजरा। जैसे ही ये गुजरा तो जो इसकी लिक्विड फॉर्म थी उसने इसकी और इसकी ग्रेविटी के कारण, कुछ ग्रेविटी इसकी ज्यादा रही होगी, इस ग्रेविटी के कारण इसके कुछ टुकड़े टूट टूट करके अलग हो गए। अब अलग हो गए जैसे एक प्रभावशाली व्यक्ति है, उसके आसपास बहुत सारी चीजें हैं कि भाई प्रभावशाली व्यक्ति और बहुत सारे उसके छोटे छोटे कर्मचारी अन्य लोग रहते थे। दूसरा प्रभावशाली व्यक्ति आया और उसमें कुछ प्रभावित हुए चले गए। या हम साइंस की भाषा में बोले तो इसकी अपनी ग्रेविटी थी। इसके बगल से एक दूसरे बड़ा पिंड गुजरा, एक तारा गुजरा, और उसने इसकी ग्रेविटी को प्रभावित किया, कुछ पिंड अलग हो गए। तो जो पिंड ये तो गुजर के चले गए, तो जब ये यहां से होते हुए दूसरी जगह ये पिंड गए तो कुछ छोटे छोटे ये टुकड़े अपने साथ ले गए। ये कौन थे? अब इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये हमारे सूर्य थे। सूर्य, ये हमारे सूर्य थे जिसमें से पिंड अलग हुए। कालांतर में हुआ ये, जैसे जैसे समय बीता तो ये जो सूर्य हमारे हैं और इनसे ये जो छोटे छोटे पिंड अलग हुए थे, ये क्रमागत रूप से ग्रेविटी के कारण अब अलग हो गए, वापस तो जुड़ नहीं पा रहे क्योंकि इनकी गुरुत्वाकर्षण से ये बाहर चले गए थे। तो इन्होंने, और इतने बाहर भी नहीं गए कि इनको छोड़ के जा सके, क्योंकि जिनको जो ज्यादा दूर थे वो तो चले गए, अब ये नहीं जा पाए। तो इन्होंने इन सूर्य की परिक्रमा करनी चालू कर दी चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण।
जैसे हम लोग बचपन में हम लोग ये खेल खेलते थे कि बाल्टी में पानी डाला और उसको किसी रस्सी से पकड़ के घुमाते थे तो पानी नहीं गिरता था, ग्रेविटी के कारण। और जो पानी शुरू में हमारे धीमी गति में गिर जाता था वो गिर जाता था, और जो पानी नहीं गिरा वो बाल्टी में रह गया। तो बस ऐसे ही है। कालांतर में जब इन्होंने घूमना चालू कर दिया तो, और ये इनकी ग्रेविटी के हिसाब से ठंडे हो गए धीरे धीरे। जो जितना सूर्य के पास रहा वो तपता रहा और दूर वाले ठंडे होते चले गए। बस यही हमारा सौर मंडल है। अभी ज्योतिष की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम खगोल की बात कर रहे हैं। ये हो गया हमारे पास खगोल, सूर्य हैं, फिर हमारे पास शुक्र हैं, फिर कैसे इनका नाम पड़ा हमारे और पाश्चात्य संस्कृति में, या हम खगोल में बात करें तो उनके अपने नाम पड़े, सूर्य, शुक्र, बुध। फिर कुछ ऐसी स्थिति आई, यहाँ पे हमारी पृथ्वी आई, अर्थ यानी पृथ्वी। इनके भी कुछ अपने छोटे छोटे टुकड़े टूट करके गिरे जो इनकी परिक्रमा करने लगे। ये सबके साथ हुआ, यहाँ पे कुछ कम है और आगे ज़्यादा टुकड़े ज़्यादा हो गए। जैसे इनके ये प्लैनेट है तो इनके पास टुकड़े ज़्यादा है। ये उपग्रह हैं, जैसे सूर्य में चूंकि हम अभी पृथ्वी पर रहते हैं तो हम इनकी ही बात करते हैं। इनके जो टुकड़े टूटे वो इनके उपग्रह कहलाए। यहाँ पे जैसे हमारे पास चंद्रमा है, अन्य के पास ज़्यादा है, बृहस्पति के पास 18 है, आगे शनि के पास कुछ अन्य संख्याएं हैं। इसी क्रम में ये हमारा हो गया सोलर सिस्टम। ये जब हम सूर्य को केंद्र मान करके सब चीज़ों को देखते हैं तो हमें को एक ऐसी दृष्टि प्राप्त होती है। अब आते हैं हम ज्योतिष में। हम हैं आत्मकेंद्री, जियोसेंट्रिक, अपने को केंद्र, यानी हमारा स्थान है यहाँ पर। यहाँ पे हम ह्यूमन और भी निवास करते हैं, लेकिन हमारे बुद्धिजीवी मनुष्य को माना जाता है। तो हम यहाँ पर रह करके बात करते हैं कि भाई हम पृथ्वी पे आकर के हम यहाँ पे देख करके अब दुनिया को देखना चाहते हैं। ये तो क्लियर होगा कि भाई ये पृथ्वी में तथा अन्य ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो एक अज्ञात तारा सूर्य के पास से गुजरा, जिसकी ग्रेविटी की वजह से छोटे छोटे पिंड सूर्य से निकल करके अलग हो गए, जिनका कालांतर में अपना वातावरण तैयार हुआ, तापमान तैयार हुआ, मौसम तैयार हुआ, ये तैयार हो गया, जिनको फिर वैज्ञानिकों द्वारा तथा अलग अलग शास्त्रों में उनका अपना अपना नाम है। ये हो गया हमारे पास एक दृष्टिकोण जो कि हमें विज्ञान देता है। अब इसी वैज्ञानिक दृष्टि को जब हम लोग देखना चाहते हैं पृथ्वी से, अब हमारे पास आ गया हमारी ये अर्थ यानी कि पृथ्वी। और ये हमारा सूर्य नारायण है यानी सन। अब हम पृथ्वी पे बैठ करके जब हम मान के चलिए ये हम बैठे हुए हैं, यहां से हमने इसको दृष्टिगोचर किया यानी देखा। जब हम पृथ्वी से बैठ करके हम देखते हैं तो अब बहुत सारे ग्रहों, ना केवल सूर्य का प्रकाश बल्कि अन्य ग्रहों के भी प्रकाश हमारे ऊपर आते हैं। अब इस प्रभाव का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो खाली हमें अपने घर, लेकिन हमारे सामने के पार्क, हमारे सामने पड़ोसी, हमारे घर के आसपास जो रोड जा रही है उसका ट्रैफिक, ये सारा हमें प्रभावित करता है ना। ऐसे ही पृथ्वी पर होने के बाद सूर्य तो हमें प्रभावित कर रहा है, अन्य ग्रह और तारामंडल भी प्रभावित कर रहा। बहुत बड़ा अनंत जोडियाक, अनंत ब्रह्मांड है, तो हमें प्रभावित कैसे कर रहा है। जैसे हम जीवन जीते हैं, हमारे व्यक्तित्व के आसपास के किसी व्यक्ति को 200 लोग प्रभावित करते हैं, किसी को 500 करते हैं, और किसी का संबंध सिर्फ 10-20 लोगों से होता है। जो बड़े पॉलिटिशियन होते हैं उनका संबंध 1000-2000 या इससे भी ज़्यादा लोगों से होता है।
तो ऐसे ही पृथ्वी पे पड़ने वाला ग्रहों का प्रभाव को अध्ययन करने के लिए अनंत है हमारे पास, क्योंकि जब हम 0 डिग्री से चालू करते हैं तो 360 में पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। हम उतना नहीं कर सकते, जैसे हम सामने खड़े हैं तो ये दृष्टि तो हमें प्रभावित कर रही, गुजर तो लोग यहाँ से रहे हैं लेकिन हमें प्रत्यक्ष रूप से वो दिखाई नहीं दे रहे। तो ऐसे ही पृथ्वी के हम जो अक्ष मानते हैं जहां पर हैं, इससे 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे, यानी कि ये 18 डिग्री, यहां से हम 18 डिग्री लेते हैं। 18 डिग्री जैसे हम ये देख रहे हैं तो इस तरह की एक 18 डिग्री की बेल्ट एक काल्पनिक बेल्ट है। हम इसमें आने वाले सारे ग्रह, तारामंडल, जो कुछ भी आता है हम इसका आकलन करते हैं। इसको बोलते हैं जोडियाक, इसको जोडियाक और हिंदी में बोलते हैं भा चक्र। अभी हम ज्योतिष के उसमें नहीं गए कि आपका मंगल कैसा है, बुध कैसा है। पहले मंगल बुध को तो हम जान लें। हम वैज्ञानिक दृष्टि को पाने के लिए कि भाई इसकी काल्पनीयता में नहीं जाते कि ये कल्पना है, हम इसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो पहले प्राप्त कर लें, तब हमें इसकी चीज़ों पे विश्वास होगा या इसको हम ठीक से समझ पाएंगे। अब हमें बिल्डिंग कितनी ऊपर तक बनानी है, इसके लिए कम से कम नींव कितनी है ये तो जानना जरूरी है। ऐसे हम ज्योतिष का आधार सबसे पहले समझते हैं कि ये शुरुआत कहाँ से है, ये तो आपको पहले क्लियर हो। अब जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हमें किसी ने बोल दिया भाई दिल्ली आपको जाना है और शताब्दी ट्रेन भी आपके पास है, गोमती भी जाती है, हमारे पास राजधानी भी जाती है। अब सिर्फ हमने एक नाम सुन लिया कि गोमती, राजधानी, शताब्दी, लेकिन अगर इसका हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई प्रमाणिक नहीं है, तो हमें संदेह रहेगा। अगर हमें कोई ऑथेंटिक साइट से या किसी विशेष व्यक्ति ने जिसका अनुभव किया है, जिस पे हम पे विश्वास है, उसने नहीं बताया है, तो हमें डाउट रहेगा कि भाई ये ट्रेन दिल्ली जाती भी है कि नहीं जाती है। तो ऐसे ही हम अनुभव करने के लिए कि ऑथेंटिक साइट से हम एक प्रमाणिक बात करते हैं। अगर आप चले गए मान लीजिए ट्रेन से, तो फिर आप क्या करोगे, बैठ तो जाओगे इस ट्रेन पे, लेकिन हर स्टेशन पे उतर उतर के पूछोगे भैया ये ट्रेन दिल्ली जाती है क्या, या अपने पड़ोसी से पूछते रहोगे कि भैया ये ट्रेन दिल्ली जाएगी। हर स्टेशन पे आपको समस्या होगी। लेकिन अगर आप पहले से मैप चार्ट करोगे कि भैया अभी इसकी यहाँ से चली है, फिर पनकी जाएगी, फिर इसके आगे निकलेगी, या फिर इसके आगे फिर इटावा पहुँची, फिर अलीगढ़ पहुँची, ऐसे करते करते आप धीरे से गाजियाबाद होते हुए दिल्ली पहुँच गए। आपको पहले से अगर मैप चार्ट बता देंगे तो यात्रा जरा आपको आसान हो जाएगी। बस इसी ज्योतिष का एक अंधविश्वास, कल्पना, अक्रमणीयता की जो यात्रा है से लेकर के आपको विज्ञान तक की जो यात्रा है वो इसी के माध्यम से होगी कि पहले आपने जो देखा है वो, और विज्ञान से सम्मिश्रित रास्ते से जब हम आगे चलते हैं तो ज्योतिष हमें एक अंधविश्वास फैलाने वाला ज्ञान नहीं लगेगा, एक व्यवस्थित ज्ञान है। तो इससे लाभ क्या होगा, छोटी सी चर्चा कर लेते हैं फिर हम विषय भी आते हैं। अगर हमको खेती करना है, आजीविका, जीवन यापन के लिए भोजन तो ग्रहण करते ही हैं, अगर किसान को ये ज्ञान नहीं है मौसम का और कौन सी फसल कब उगानी है, तो वो हमको अच्छे अन्न उत्पन्न करके नहीं दे पाएंगे। जहाँ पे अधिक पानी की ज़रूरत होती है बारिश के मौसम में, वो अन्न अगर उसने गर्मियों में उगा दिया तो या तो वो ठीक से फसल नहीं होगी या वो खराब हो जाएगी। तो हमें प्रचुर मात्रा में अन्न का साधन नहीं प्राप्त होगा। तो जैसे मौसम का ज्ञान होने से, कृषि का विज्ञान का ज्ञान होने से कृषक यानी कि हमारे किसान भाई वो हमें अधिक से अधिक अन्न उगा करके दे सकते हैं और हमारे जीवन में बड़ी सहजता ला देते हैं। वैसे ही अगर आप ये एनर्जी के बारे में जानते हो तो अपना जीवन जीने में, अपना तथा अपने आसपास के लोगों के जीवन जीने में बड़ी मदद रूप होगी। तो वापस आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। विज्ञान, ज्योतिष, अंधविश्वास। क्या ज्योतिष को अंधविश्वास की कैटेगरी में रखें या विज्ञान? इसी क्रम में हम लोगों ने पहले सूर्य चंद्रमा का जिक्र किया, फिर भचक्र का जिक्र किया कि भाई भचक्र तक कैसे पहुँचे, सूर्य से लेकर के नवग्रहों के निर्माण कैसे हुआ। एक इसको समझते 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 जब हम लोग ने एक अपने सौरमंडल तक को समझा। सौरमंडल तो विस्तृत है, जब हम पृथ्वी पे आकर के अब सौरमंडल को देखते हैं। अभी हमने कहाँ देखा, टॉप एलिवेशन, ब्रह्मांड में जा करके अपने सूर्य को। अब वापस पृथ्वी पे आकर के
जैसे हम जिस शहर में रहते हैं, हमने उस शहर के बारे में देखा। अब अपने घर से बाकी जगहों के डिस्टेंस देखते हैं। अब हम पहुंच गए पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर सबसे पहले एनालिसिस करने के लिए, विवेचना करने के लिए हम लोगों ने कितने ग्रहों का प्रभाव, क्योंकि ऊपर अनंत भी आकाश है और आकाश में भी न जाने कितने सूर्य चमक रहे हैं, यानी हर तारे जो सूर्य है नीचे भी है, तो हमारे पे कितना प्रभाव डाला, इसको समझने के लिए हमने 9 डिग्री ऊपर 9 डिग्री नीचे नहीं 18 डिग्री की एक बेल्ट की परिकल्पना करी, जोडियाक। उस कल्पना के हिसाब से फिर हमने एक ग्रहों का पूरा एक सर्किल लिया, उसके अंदर आने वाले सारे के सारे नक्षत्र, ग्रह और जितने अन्य उपग्रह वगैरह हैं हम उसका अध्ययन करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ इतनी दूर है कि उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। ऐसे मान के चलिए कि जो रिश्तेदार हमसे बहुत दूर के हैं, हम उनका नाम भी नहीं जानते हैं रिश्ते में, लेकिन हम उनका नाम भी नहीं जानते ठीक से, तो वो हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो रिश्तेदार हमारे थोड़ा दूर होते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होते, फिर भी प्रभाव डालते रहते हैं। तो हम लोग उन राहु केतु वाले की भी बात भी करेंगे जब उधर चलेंगे, क्योंकि इनका अस्तित्व भी खगोल में है। कैसे है फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अभी इस भचक्र को ठीक से जब तक समझेंगे नहीं, फिर हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो भचक्र क्या है? वो 18 डिग्री की बेल्ट, इस पे आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन अभी विस्तार से क्या, सूर्य से इन ग्रह मंडल का निर्माण। अब इसको यहाँ पे रोकते हुए हम पौराणिक में जाते हैं। पुराण में कथा है कि ब्रह्मा जी से सृष्टि का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी का निर्माण कैसे हुआ? श्रीहरि से हुआ। श्रीहरि का निर्माण कहाँ से हुआ? उनका उद्गम। अभी हम उससे इसको पैरेलल करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? पहले भचक्र ठीक से समझते हैं। तो सारे ग्रहों का अस्तित्व, उनका टेम्परेचर, उनका धीरे धीरे जितना जितना जो सूर्य से दूर जाता चला गया, उसका तापमान उतना कम है। जैसे शनि बहुत दूर है तो शनि का तापमान बहुत ठंडा है, और शुक्र एकदम पास में है तो उसका तापमान अन्य ग्रहों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। तो ये आज हमारे लिए भचक्र ऐसा हो गया। अब इनके गुण धर्म को देखते हुए हम इसको क्यों बार बार बता रहे हैं? जैसा जैसा हमको भचक्र में, यानी कि इस सौरमंडल में ग्रहों का तापमान दिखाई देगा, लगभग ऐसा ही तापमान का वर्णन हमारे शास्त्रों में है। हम कोरिलेट करने के लिए बता रहे हैं ताकि आप बाद में इसको समझ सकें। मैं इसीलिए इसको जोर देकर बता रहा हूँ। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि जो क्रम भी सूर्य का हम लोग लिखेंगे सौरमंडल का, उनका क्रम, उनका तापमान, उनका वातावरण, उनका स्वभाव का वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है। तो अगली वीडियो में हम इन ग्रहों का वैज्ञानिक दृष्टि से तापमान कैसा है, स्वभाव कैसा है, इनका रंग रूप कैसा है, इन पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आगे हमें ग्रह मंडल में काम आने वाले हैं, ज्योतिष में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नई जिज्ञासा आपकी हो इससे संबंधित या आगे, उसको कमेंट में करें, और कुछ और हो डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे जिस साधन से आप उसमें करिएगा। और लाइक और सब्सक्राइब करना तो से करने से आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आज ये अगला भचक्र पे विशेष चर्चा करेंगे, ग्रहों से और तारामंडल पे। तब तक श्री राम।